नमस्कार। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब सीधा सीधा हमला बोलना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी निकम्मी सरकार को उन्होंने जमकर धोया और उनकी पोल खोल दी। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की जो 3 पहिया सरकार है उसकी पोल खोल दी है। अब लोग कयास लगा रहे हैं कि ये महाविकास आघाड़ी सरकार कब गिरेगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र कोरोना कैपिटल बन गई है और यहाँ पूरे देश के मामलों में लगा लो 24% मामले केवल महाराष्ट्र से हैं और जो मौतों का आंकड़ा है वो 41% आंकड़ा केवल और केवल महाराष्ट्र से है। तो आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये आंकड़ा है कि जहां 6 लाख करीबन केस होने वाले हैं, 4 लाख रिकवर हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिसमें डेथ रेट हैं 20,000 करीबन है। तो आप लगा सकते हैं कि ये कैसी निकम्मी सरकार है, किस तरीके से ये सरकार पूरी तरह से अपना आप को बेनकाब कर दी। हर मोर्चे पर फेल है, चाहे आप लगा लो वहां पर लोकतंत्र बचाने की बात हो, चाहे वहां पर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की बात हो, चाहे वहां पर मीडिया को दबाया जाता है, चाहे वहां विरोधियों को अरेस्ट किया जाता है। तो जो 3 पार्टियों की सरकार है वो 3 जहरों को मिलकर इस तरीके की सरकार बनी हुई है और किस तरीके के वहां पर लोकतंत्र विरोधी काम हो रहे हैं, जनता की आवाज को दबाया जाता है। जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आप सीबीआई की इंक्वायरी की मांग करते हैं तो जो मांग करते हैं उन पर अटैक करते हैं और तब कहते हैं कि हम देश के सेवक हैं, हम जनता के सेवक हैं। लेकिन वहां पर जनता की कोई मांग नहीं सुनी जा रही। चाहे आपने देखा होगा पालघर के मामले में जो साधुओं की लिंचिंग हुई, उन पर सीधे सीधे जो दोषी थे उनको उनके खिलाफ ना कोई एक्शन लिया और बाद में उनको बरी किया गया। तो आप लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस पूरी तरह से नाकाम है, महाराष्ट्र सरकार भी पूरी तरह नाकाम है, उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बेनकाब है। उनको जो कुर्सी पर बैठने का जो इतना बड़ा चस्का लगा हुआ था वो बैठ गए, लेकिन खुद को बेनकाब कर दिए। क्योंकि आपको बता दें कि शिवसेना के जो संस्थापक थे बाला साहब ठाकरे, जो जिनकी विचारधारा इतनी बड़ी ऊंची थी, जो उन्होंने हमेशा देश और हिंदू धर्म के लिए आगे करने के लिए उन्होंने काम किया और उस पार्टी की स्थापना की, जो कहते थे कि जो सोनिया के आगे झुकते हैं वो हिजड़े होते हैं। लेकिन आज उनका ही खुद का बेटा और उनकी खुद की पार्टी सोनिया के आगे पूरी तरह से झुक गई है और सोनिया और शरद पवार और उद्धव ठाकरे, ये तीनों की जो 3 पहिया सरकार है वो बिल्कुल से पटरी से उतर चुकी है और जनता भी त्रस्त है। चाहे वो कोरोना के मामले में वो आर्थिक कैपिटल है राजधानी मुंबई, लेकिन अब वहां पर कोरोना की कैपिटल बन चुकी है। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया गांधी तीनों बेनकाब हैं। राहुल गांधी तमाम चीजें कहते हैं। पहले उन्होंने कहा था कि हम वहां पर सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, हम सरकार में हमारी कोई भूमिका नहीं है, जबकि वो खुद वहां पर कैबिनेट में उनके मंत्री शामिल हैं, उनकी पार्टी के विधायक पूरी सरकार में हिस्सेदार हैं। लेकिन राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी, वो सरासर महाराष्ट्र की जो विफलता है उससे दूर भागते नजर आते हैं। जितना महाराष्ट्र में विफलता के लिए उद्धव ठाकरे जिम्मेदार हैं, उतने ही सोनिया गांधी जिम्मेदार हैं, उतने ही शरद पवार जिम्मेदार हैं। क्योंकि इन तीनों ने जो जनता का मैंडेट दिया हुआ था, जो जनता ने चाहा था कि बीजेपी किया वहां पर मुख्यमंत्री हो, देवेंद्र फडणवीस सीएम के चेहरे को देखते हो उन्होंने वोट दिया। लेकिन ये लोकतंत्र की एक निगेटिव बात है कि यहाँ कोई भी जो गठबंधन होता है वो चुनाव से पहले कुछ और होता है और जब जैसे ही वोट किसी दूसरे नाम से मांगते हैं, चुनाव के बाद पाला बदल लेते हैं। तो ऐसे पाला बदलने वाले सिस्टम पर भी निगेटिव पॉइंट आ गया है। तो इस पर भी कंट्रोल की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से विश्वासघात शिवसेना ने जनता और बीजेपी के साथ किया है, शायद आने वाले समय में इस तरीके का उदाहरण बहुत कम दिखने को मिलेंगे कि लोग अब संभल के चलेंगे कि कैसे विश्वासघात हुआ। जब 25 से 30 साल पुराना गठबंधन था,
एकमात्र कुर्सी के लालच ने उद्धव ठाकरे को उस धोखा देने के लिए मजबूर कर दिया। अब वो कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं और कांग्रेस की तरह पूरी तरह से उनका जहाज भी डूब चुका है। अपने बेटे को बचाने के लिए, चाहे अपनी सरकार बचाने के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो आप देख सकते हैं कि उनको बहुत सारे लोगों ने, आम लोगों ने बेबी पेंगुइन कहा। उसका कोई रीज़न है कि बेबी पेंगुइन कहते हैं उनको, लेकिन जब उनको बेबी पेंगुइन कहा गया तो उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर की, उनको अरेस्ट करने की धमकी दी। तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके का ड्रामा हो रहा है, किस तरीके का लोकतंत्र का पतन हो रहा है महाराष्ट्र में। लेकिन सोनिया गांधी, शरद पवार और चाहे बाकी विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो बिल्कुल मौन हैं और किस तरीके से निरंकुशता पे उतर आई है वहाँ की सरकार। और जब उनसे सीबीआई की जांच की मांग को लेकर कहते हैं पूरा देश जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज जानना चाहता है, उनको न्याय दिलाना चाहता है, लेकिन महाराष्ट्र के सरकार के हिस्सेदार शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक संजय राउत जो इस तरीके की बातें करते हैं और पब्लिक पर अटैक करते हैं, वो कहते हैं कि मोसाद से आप जांच कराइए, सीबीआई क्यों नहीं, आप तो पूरी दुनिया की एजेंसियों से जांच कराइए। लेकिन जो उनको काम करना चाहिए उनके बस का नहीं है। उनके वो सुप्रीम कोर्ट में भी बेनकाब हो चुके हैं, उन्होंने कोई एफआईआर तक अब तक दर्ज नहीं की, लेकिन तमाम बातें वो मीडिया के सामने चाहे ट्विटर के माध्यम से वो बोलते रहते हैं, लेकिन उनको एक भी ये एक्शन नहीं ले रहे हैं और सीबीआई को जांच करने के लिए अनुमति वहाँ पर नहीं दे रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं कि कितने जन विरोधी ये पार्टियां हैं कि जनता तमाम इतने दिनों से मांग कर रही है, पिछले 2 महीने से ये मांग कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। तो आप लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से जन विरोधी है। इसमें सोनिया गांधी भी बेनकाब है और इसमें उद्धव ठाकरे जो अपने आप को मराठा का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, वो बिल्कुल भी जनता के उनके मुद्दों को, जनता की मांगों को उनसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अगर वोट का समय होता है तो ये छोटे छोटे मुद्दों पर अगर वहाँ पर भी कुछ हो तो बोल देते हैं हम इसकी मांग स्वीकार करते हैं। लेकिन यही है कि चुनाव 5 साल में होते हैं, शायद इनको डर हमेशा अगर चुनाव का रहता तो अब तक कब का ये सीबीआई की जांच के लिए आदेश देते। तो आप लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से बेनकाब है, पूरी तरह से असफल है, पूरी तरीके से जो भी काम है, चाहे वो कोरोना को कंट्रोल करने का हो, चाहे वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, चाहे वो न्याय दिलाने की बात हो, चाहे वहाँ पर दोबारा बिजनेस स्टार्ट करने की बात हो, चाहे आपने देखा कोरोना के जब लॉकडाउन हुआ था तब वहाँ पर जो मजदूर थे, बाहर के मजदूर थे, उनको किस तरीके से वहाँ से भगाया गया। महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल असफल रही, उनको उनके अधिकारों को उनको सुरक्षा देने का जो उनका वादा था वो भी पूरा नहीं कर पाए और वहाँ से बहुत सारे माइग्रेंट मजदूर वहाँ से भाग खड़े हुए और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की क्रूरता को बेनकाब किया। महाराष्ट्र सरकार की उन्होंने उद्धव सरकार की पोल खोली। तो देखते हैं कि हम भी इंतजार करते हैं कि कब तक ये सरकार बची रहती है, क्योंकि जिस तरीके से ये सरकार बनी थी बेविचार, इनकी कोई विचारधारा नहीं थी, कोई विचारधारा मेल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इनका एक मकसद था जनता के पैसों को लूटना। अब ये धीरे धीरे इनकी जो पोल खोल रही है, जो इनका आचरण सामने आ रहा है, जो इनके कार्य सामने आ रहे हैं, तो उससे साफ लग रहा है कि अब महाराष्ट्र सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। या तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए या तो बीजेपी को किसी भी तरीके से वहाँ पर सरकार बनानी चाहिए, क्योंकि जनता ने तो बीजेपी को चुना था, जनता ने वोट बीजेपी को दिया था, लेकिन यहाँ पर धोखेबाज निकली है शिवसेना। शिवसेना ने किस सौदे के तहत उनको कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दिया, शरद पवार के साथ गठबंधन किया, जिसको वो पहले गाली देते थे, आज उनके चरणों में झुके हुए हैं।
तो देखते हैं, इंतजार करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में सरकार गिरना ये तय है और ये 5 साल कभी भी पूरा नहीं कर सकती है। शायद कोरोना के बाद या कोरोना के ही समय में इनकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे विधायक अब भी नाराज हैं। बीच बीच में खबरें आती हैं कि एनसीपी के विधायक बीजेपी में आ रहे हैं, चाहे शिवसेना के विधायक, और आप तो पहले ही से जानते हैं कि वहाँ पर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार किस तरीके से बीजेपी के नज़दीक हैं। तो आप लगा सकते हैं, वेट करिए कब तक कि ये दिन आते हैं। लेकिन जल्द ही महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन का समाचार मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।